नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू आस्था ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन वीडियो क्लासेज। आज हम एक न्यू टॉपिक या न्यू चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी। हमने जो बैक्टीरिया वाला जो हमारा पोर्शन था वह कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी। ये काफ़ी सिंपल सा व काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका अध्ययन आपने पिछली क्लासों या जो आपकी जो 11-12 हैं उसमें आप इसका अध्ययन करके आए हो। अब जो साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं ये क्या होते हैं, या इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों कहा जाता है, तो आपको पता लग गया होगा कि ये बैक्टीरिया की कैटेगरी में भी आते हैं और एल्गी शैवालों की कैटेगरी के अंतर्गत भी इन्हें इंक्लूड किया जाता है। तो जो विभिन्न साइंटिस्ट हैं वह अपने क्लासिफिकेशन में कभी तो इन्हें बैक्टीरिया के अंदर रखते हैं और कभी इन्हें एल्गी के अंदर रखते हैं, क्योंकि जो साइनोबैक्टीरिया है या जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये प्रथम ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। क्योंकि प्रथम ऑक्सीजेनिक जो फोटोसिंथेसिस हुआ था वह किनमें हुआ था, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत हुआ था। और मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप ये क्या मुक्त करते थे, ऑक्सीजन मुक्त करते थे। जबकि हमने जो विभिन्न बैक्टीरिया पढ़े हैं से हमने मेनली यू बैक्टीरिया पढ़े हैं, वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते थे, बल्कि कोई अन्य पदार्थ जैसे सल्फर हो सकता है या कोई अन्य जो कार्बनिक पदार्थ होता है या कार्बनिक पदार्थ होता है वह रिलीज करते हैं। ऑक्सीजन के अलावा दूसरे पदार्थ मतलब नॉन ऑक्सीजनिक प्रकार का उनमें प्रकाश संश्लेषण पाया जा रहा था। परंतु साइनोबैक्टीरिया ऐसे मेंबर है जिनमें प्रथम बार ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस पाया गया। और इन साइनोबैक्टीरिया की जो संरचना है या इनमें जो पिगमेंट पाए जाते हैं वह ऐसा लगता है कि एल्गी के पिगमेंट से कुछ न कुछ मात्रा में समानता प्रदर्शित करता है। इसी कारण इन्हें कभी कभी एल्गी के अंदर भी इंक्लूड किया जाता है। तो जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं इन्हें कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड एल्गी मतलब जीवाणु तथा शैवालों के मध्य की योजक कड़ी कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन बैक्टीरिया में एल्गी के भी कैरेक्टर्स पाए जाते हैं और बैक्टीरिया के भी कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। अब वो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो एल्गी से थोड़ा बहुत समानता प्रदर्शित करते हैं और बैक्टीरिया से समानता प्रदर्शित करते हैं। तो पहला कैरेक्टर देखना जिनके द्वारा वह एल्गी से समानता प्रदर्शित करते हैं। तो इन साइनोबैक्टीरिया में जैसे पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल ए, कुछ मात्रा में क्लोरोफिल सी, सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोइरिथ्रिन, क्या पाया जाता है, सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोइरिथ्रिन। इन पिगमेंट्स की वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें एल्गी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। और इनकी खास बात क्या है, इनमें जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो कैसा होता है, ऑक्सीजेनिक प्रकार का प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है। और सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोइरिथ्रिन जो पिगमेंट है यह पिगमेंट एल्गी में भी पाए जाते हैं। जैसे लाल शैवाल की जब आप बात करेंगे तो वहाँ पर आर फाइकोसाइनिन और आर फाइकोइरिथ्रिन जैसे पिगमेंट पाए जाते हैं और क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी जैसे पिगमेंट भी वहाँ पर हमें एल्गी के अंदर देखने को मिलेंगे। इसी कारण जो साइनोबैक्टीरिया है इन्हें एल्गी के अंदर भी इंक्लूड किया जाता है।
अब इन बैक्टीरिया के अंदर इंक्लूड करने वाले कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, जैसे अगर साइनोबैक्टीरिया की बात करें हम, तो साइनोबैक्टीरिया में क्या पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सिस्टम पाया जाता है या प्रोकैरियोटिक कोशिकीय संगठन पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकीय संगठन का मतलब क्या होता है, इनमें द्वि झिल्ली युक्त जो ऑर्गेनिल्स हैं या डबल मेम्ब्रेन युक्त जो कोशिकांग है वह इनमें नहीं पाए जाते हैं। केंद्रक झिल्ली साइनोबैक्टीरिया के अंदर नहीं देखने को मिलेगी, केंद्रिका भी नहीं देखने को मिलेगी। केवल इनमें क्या पाया जाता है, आनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्रोमेटिन या डीएनए पाया जाता है, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन भी इनमें एब्सेंट होते हैं। तो इस प्रकार के कोशिकीय संगठन को कहा जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिकीय संगठन। साथ ही इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वह पेप्टिडो ग्लाइकेन से मिलकर बनी हुई होती है। किससे मिलकर बनी हुई होती है, पेप्टिडो ग्लाइकेन से मिलकर बनी हुई होती है। और इन साइनोबैक्टीरिया की कोशिका के चारों ओर या इनके थैलस के चारों ओर श्लेष्मीय आच्छादन भी पाया जाता है। जैसे हमने अभी बैक्टीरिया के अंदर देखा था, क्या देखा था, श्लेष्मीय आच्छादन। तो श्लेष्मीय आच्छादन भी इनमें पाया जा रहा है। और साइनोबैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं, जैसे एनाबिना है, नोस्टॉक है, ओसिलेटोरिया है, उनमें इनके द्वारा जो नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है, उनकी फिजियोलॉजी बैक्टीरिया की फिजियोलॉजी से थोड़ी बहुत समानता प्रदर्शित करती है। इसी कारण साइनोबैक्टीरिया को बैक्टीरिया के अंदर भी इंक्लूड किया जाता है। इसी कारण एलगी के तो इसमें बहुत ही कम कैरेक्टर है, केवल इसके पिगमेंट और ऑक्सीजनिक प्रकार का फोटोसिंथेसिस या रेड एलगी से थोड़ा बहुत समानता प्रदर्शित करते हैं, परंतु बैक्टीरिया से ये ज्यादा समानता प्रदर्शित करते हैं। इसी कारण जो साइनोबैक्टीरिया है इनको बैक्टीरिया के अंदर इंक्लूड किया जाता है, परंतु फिर भी कुछ वैज्ञानिक ऐसे हैं जो इनको प्लांट के अंदर या एल्गी के अंदर इंक्लूड करते हैं। परंतु अगर मेनली देखा जाए तो साइनोबैक्टीरिया को बैक्टीरिया के अंदर ही इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया के इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स मौजूद हैं। जबकि एल्गी में तो जो कोशिकीय संगठन पाया जाता है वो कौन सा होता है, यूकैरियोटिक संगठन होता है, मतलब सुविकसित केंद्रक, हरित लवक सभी इसमें दिखाई देते हैं। गोल्गी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एटीएस प्रकार के राइबोसोम में सभी दिखाई देंगे एल्गी की कोशिका के अंदर। जबकि साइनोबैक्टीरिया की कोशिका के अंदर ऐसी संरचनाएं नहीं होती, इसी कारण इन्हें एल्गी से निकालकर बैक्टीरिया के अंदर इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद हम इनके कैरेक्टर्स की बात करें तो जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं या साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं या एक कोशिकीय भी हो सकते हैं, कैसे, एक कोशिकीय भी हो सकते हैं या बहुकोशिकीय संरचना के रूप में भी ये पाए जा सकते हैं। जैसे एक कोशिकीय साइनोबैक्टीरिया की बात करूं तो स्पाइरुलिना आपने सुना होगा, स्पाइरुलिना नाम आपने सुना होगा, जिसमें लगभग 70% मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में जो प्रोटीन पाई जाती है वह किसके अंदर पाई जाती है, स्पाइरुलिना के अंदर पाई जाती है। उसी प्रकार अगर बहुकोशिकीय रूपों की बात करो तो बहुकोशिकीय रूप में भी ये किस फॉर्म में पाया जाता है, एक तो पाया जाता है ये कॉलोनी के फॉर्म में और एक पाया जाता है ये तंतुवत या फिलामेंटस फॉर्म में। कॉलोनी के फॉर्म में कौन सा साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है, तो कॉलोनी के रूप में पाया जाता है इनमें नोस्टॉक। और तंतुवत या फिलामेंटस के रूप में बात करूं तो तंतुवत रूप में पाया जाता है इनमें ओसिलेटोरिया। क्या पाया जाता है, ओसिलेटोरिया, जो कि तंतुवत या फिलामेंटस फॉर्म में पाया जाएगा। तो साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकीय रूप में भी मिल सकते हैं, जैसे स्पाइरुलिना, इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इसके बाद ये बहुकोशिकीय रूप में भी मिल सकते हैं, जिसे बहुकोशिकीय रूप में कॉलोनी रूप में पाया जाता है नोस्टॉक, और फिलामेंटस या तंतु रूप में पाया जाता है ओसिलेटोरिया। फिर इसके हम अगले कैरेक्टर्स की बात करें
तो जो साइनोबैक्टीरिया की जो कॉलोनी होती है, ऐसे साइनोबैक्टीरिया जो कॉलोनी की फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे अगर नोस्टॉक की बात करूं तो नोस्टॉक की जो ये कोशिकाएं होती हैं, ऐसे ही बहुत सारे इनके तंतु होते हैं जो कि एक कॉलोनी लाइक संरचना का निर्माण करते हैं। इन तंतुओं के चारों ओर क्या पाया जाता है, एक श्लेष्मीय आच्छाद पाया जाता है। क्या पाया जाता है, श्लेष्मीय आच्छाद पाया जाता है। और इस श्लेष्मीय आच्छाद का काम क्या है, यह कॉलोनी के सभी सदस्यों को शुष्कता से बचाता है। किससे बचाता है, शुष्कता से बचाता है, मतलब पानी की कमी से यह बचाएगा। क्योंकि जो इसका जो श्लेष्मीय आच्छाद है, इसकी एक कैपेसिटी ये होती है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करता रहता है, जिसके कारण जो अगर पानी की कमी हो जाए तब इन कोशिकाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो श्लेष्मीय आच्छाद है इसमें इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है या पानी को संग्रहित रखने की इसकी क्षमता होती है। इसी कारण यह कॉलोनी की जो सभी कोशिकाएं हैं उनको सुरक्षित रख पाता है, तथा कॉलोनी की जितनी भी कोशिकाएं ये हैं या जो जितने भी जो सदस्य हैं उनको आपस में जोड़े रखने का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है, श्लेष्मीय आच्छाद के द्वारा किया जाता है। इसके बाद इसकी अगली कैरेक्टर्स की हम बात करें तो जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, इसमें हमें एक तो कसादिका मतलब फ्लैजिला और सीलिया या पीली जैसी संरचनाएं नहीं दिखाई देती। कसादिका और पीली जैसे बैक्टीरिया में हमें दिखाई दे रहे थे ना, कुछ बैक्टीरिया में कसादिकाएं भी प्रेजेंट थी, कुछ में पीली जैसे सेक्सपिलियम में पड़ी थी, कैम्ब्री पड़ी थी, तो ऐसी संरचनाएं बैक्टीरिया के अंदर थी। परंतु साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजिला और पीली जैसी संरचनाएं हमें यहाँ पर नहीं दिखाई देगी। अब ये संरचनाएं नहीं है साइनोबैक्टीरिया के अंदर, तो साइनोबैक्टीरिया गमन या मूवमेंट किस से करेगा, कौन सी संरचनाओं से करेगा। तो इनमें जो गमन होता है वह डिफरेंट तरीके से होता है। जैसे जो ऑसिलेटोरिया है इनमें ऑसिलेटरी मूवमेंट पाया जाता है, मतलब इनका जो तंतु होता है वह क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज गति कर सकता है। उसी प्रकार इनमें जो दूसरी जो गति होती है वह विभिन्न गतियों को हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम अगले कैरेक्टर्स की बात करें तो जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं इनमें क्या देखा हमने, प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। जैसे क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी है, सी फाइकोसाइनिन है, सी फाइकोइरिथ्रिन है। तो ये क्लोरोफिल पिगमेंट क्या कार्य करते हैं, इनमें प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। और इनमें जो मेन फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट है वह क्या है, सी फाइकोसाइनिन। और सी फाइकोसाइनिन के कारण ही जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वह कैसे होते हैं, नीले हरे रंग के होते हैं। कैसे होंगे, नीले हरे रंग के दिखाई देते हैं। कौन से पिगमेंट की वजह से, सी फाइकोसाइनिन पिगमेंट की वजह से। हालांकि सी फाइकोइरिथ्रिन भी होता है और जिन साइनोबैक्टीरिया में सी फाइकोइरिथ्रिन ज्यादा पाया जाता है उनका रंग कैसा होता है, थोड़ा रेडिश कलर का या लाल कलर का होता है। जैसे हम बाद में लाल सेवालों की या रेड एलगी की बात करेंगे, वहां पर भी आर फाइकोसाइनिन और आर फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट पाए जाते हैं, परंतु उनमें आर फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट की जो मात्रा होती है वह ज्यादा होती है। इसी कारण जो लाल सेवाल होते हैं उनका रंग लाल होता है, जबकि यहाँ पर सी फाइकोसाइनिन की मात्रा ज्यादा होने के कारण इनका रंग नीला हरा होता है। मतलब ये नीले हरे रंग के दिखाई देते हैं या नीले हरे रंग की कॉलोनी का निर्माण करते हैं। इसके बाद इनके अगले कैरेक्टर्स की बात करो तो इन बैक्टीरिया में संचित भोज्य पदार्थ पाए जाते हैं। जो ये बैक्टीरिया हैं इनकी कोशिकाओं में क्या मिलेंगे, संचित भोज्य पदार्थ मिलेंगे जो कि कणिकाओं के रूप में मिलते हैं। जैसे साइनोफाइसियन स्टार्च जो कि अल्फा कण है, उनमें ये कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का संग्रहण करते हैं। क्या, साइनोफाइसियन स्टार्च या अल्फा कणिकाओं के रूप में मिलेंगे।
और इनमें किसका संचय होगा? कार्बोहाइड्रेट का या स्टार्च का संचय होगा। किसका संचय होगा? कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का संचय होगा। इसी प्रकार साइनोकाइसियन कण, क्या? साइनोकाइसियन कण, इनके अंदर किसका संचय होगा? इनके अंदर प्रोटीन का संचय होगा। तो इन साइनोबैक्टीरिया की कोशिकाओं के अंदर कुछ कणिकाएं जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिनमें ये कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का संचय करते हैं। अल्फा कणिकाओं या साइनोकाइसियन स्टार्च कणिकाओं के अंदर कार्बोहाइड्रेट का और साइनोकाइसियन कण के अंदर प्रोटीन का संचय किया जाता है। इसी प्रकार अगर साइनोबैक्टीरिया के हम आवासों की बात करें कि ये कौन कौन से आवासों में पाए जाते हैं, तो ऐसे मेनली देखा जाए तो ये पाए जाते हैं फ्रेश वाटर या स्वच्छ जल में। किसमें पाए जाते हैं? स्वच्छ जल या फ्रेश वाटर, जैसे नदियों में, झरनों में, तालाबों में, इनमें पाए जाते हैं। परंतु जो ओसिलेटोरिया के जो मेंबर हैं, साइनोकाइसिस की एक क्लास है ओसिलेटोरिया, उसके जो मेंबर हैं वह 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म झरनों में भी पाए जाते हैं। तो वैसे तो मेनली ये स्वच्छ जल में मिलेंगे और ओसिलेटोरिया के कुछ मेंबर 80 डिग्री सेंटीग्रेड युक्त गर्म झरनों में भी पाए जाते हैं और कुछ साइनोकाइसिस के कुछ मेंबर जो समुद्री आवास है या जो मेराइन हैबिटेट है या लवणीय आवास है वहां पर भी हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद इनके अगले कैरेक्टर्स की बात करें तो जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं इनमें लैंगिक जनन एब्सेंट होता है। क्या एब्सेंट होता है? इनमें लैंगिक जनन एब्सेंट होता है। केवल कुछ साइनोबैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? डीएनए के एक छोटे से खंड का एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में स्थानांतरण, उसे क्या कहा जाता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। मतलब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को हम जनन या लैंगिक जनन नहीं बोल सकते क्योंकि यह तो विभिन्नता पैदा करने की क्या है? विधि है। जैसे जीन विधि में होता है ना, वैसे ही जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। इसको हम लैंगिक जनन से कंपेयर नहीं कर सकते। तो लैंगिक जनन तो इसमें कंप्लीटली एब्सेंट होगा। केवल कुछ साइनोकाइसिस के जो मेंबर है उनमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पाया जाता है। तो इनमें कौन सा जनन पाया जाएगा? तो इनमें पाया जाता है केवल कायिक व अलैंगिक जनन। कौन सा जनन? कायिक व अलैंगिक जनन। अब जो कायिक जनन है वह इनमें विखंडन के द्वारा, किनके द्वारा? विखंडन के द्वारा तथा हार्मोन के द्वारा संपन्न होता है। कौन कौन से प्रोसेस के द्वारा संपन्न होगा? एक तो विखंडन और एक हार्मोन। हार्मोन प्रोसेस हम जब हम इसके मेंबर पढ़ेंगे नोस्टॉक और ओसिलेटोरिया तो वहां पर देखेंगे कि विखंडन और हार्मोन के द्वारा कैसे ये कायिक जनन संपन्न करते हैं। उसी प्रकार जो अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन इनमें प्रतिकूल परिस्थितियों में देखने को मिलता है। और प्रतिकूल परिस्थितियों में किसके द्वारा संपन्न होगा? इनमें अंतः बीजाणु के द्वारा, एकाइनेट्स के द्वारा, नैनोस्पोर्स के द्वारा और भी हेटेरोसिस्ट के द्वारा और भी कई अन्य तरीके हैं जिनके द्वारा ये अलैंगिक जनन संपन्न करते हैं। तो ये कि हमने इनमें जनन की बात। अब इन साइनोबैक्टीरिया की एक खास विशेषता यह होती है कि इनकी कोशिकाओं में या इनके जो तंतु होते हैं या इनकी जो कॉलोनी होती है उसमें कुछ विशेष प्रकार की मोटी भित्ति युक्त कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। ऐसी थोड़े बड़े आकार की मोटी भित्ति युक्त कोशिकाएं इनमें बन जाती है कुछ विशेष परिस्थितियों में। इन कोशिकाओं को कहा जाता है हेटेरोसिस्ट। क्या कहा जाता है? हेटेरोसिस्ट। तो हेटेरोसिस्ट का पाया जाना
किसका लक्षण है? साइनोबैक्टीरिया का लक्षण है, या साइनोफाइसी जो क्लास है, साइनोफाइसी के जो मेंबर है उनका लक्षण है। और एक खास पॉइंट आप ये ध्यान रखना कि जो ओसिलेटोरियेसी फैमिली है, कौन सी फैमिली? ओसिलेटोरियेसी कुल, इस कुल के सदस्यों में हेटेरोसिस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस कुल में हेटेरोसिस्ट क्या होती है? एब्सेंट होती है। बाकी जितने भी जो साइनोफाइसी के मेंबर है या जो भी साइनोबैक्टीरिया है उनमें हेटेरोसिस्ट आपको देखने को मिलेगी। अब इस हेटेरोसिस्ट का कार्य क्या है? तो हेटेरोसिस्ट का जो कार्य है वह प्यून नामक जो साइंटिस्ट था उन्होंने बताया कि हेटेरोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती है। मतलब जो वातावरणीय जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट के जो यौगिक है जैसे नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमाइनो एसिड ऐसे यौगिकों में कन्वर्ट करने का कार्य करती है ताकि पादप उन्हें अवशोषित कर सके। तो नाइट्रोजन जो फिक्सेशन है वह यहाँ पर हेटेरोसिस्ट कोशिका के द्वारा किया जाएगा। और नाइट्रोजन फिक्सेशन जब भी पादप में नाइट्रोजन की कमी होगी उस दौरान उनमें हेटेरोसिस्ट जैसी कोशिकाएं डेवलप हो जाती हैं। तो हमने साइनोबैक्टीरिया के या साइनोफाइसी जो क्लास है उसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स की हमने यहाँ पर बात की। अब देखते हैं हम साइनोबैक्टीरिया कोशिका की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक संरचना। तो माइक्रोस्कोपिक संरचना में कौन कौन से हमें पोर्शन दिखाई देते हैं या कौन कौन सी संरचनाएं हमें उसके अंदर दिखाई देती है, तो हम उसको डायग्रामेटिक रूप से समझेंगे। तो पहले हम उसका डायग्राम बनाते हैं। अगर हम साइनोबैक्टीरिया कोशिका की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक संरचना की बात करें, मतलब जब साइनोबैक्टीरिया की कोशिका को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है तो इस प्रकार की संरचना में दिखाई देती है। तो अगर इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक संरचना को देखते हैं तो इसमें विभिन्न भाग दिखाई देते हैं। इसमें जो सबसे बाह्यतम भाग दिखाई देता है वह है श्लेष्मीय आच्छादन, जो कि कोशिका के चारों ओर पाया जाता है। और ये कैसा होता है? श्लेष्मीय आच्छादन, श्लेष्मा है मतलब कैसा होगा? चिपचिपा होगा। तो यह एक चिपचिपा आवरण होता है जो कि सूक्ष्म तंतुकों की 3 परतों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना हुआ होता है? सूक्ष्म तंतुकों की जो 3 परतें होती हैं वह आपस में जालिकावत रूप में घुटकर कोशिका के चारों ओर एक श्लेष्मीय आच्छादन का निर्माण करती है। अब ये सूक्ष्म तंतु भी किससे मिलकर बने हुए होते हैं? तो ये जो सूक्ष्म तंतु होते हैं पॉलीसैकेराइड पदार्थों से मिलकर बने हुए होते हैं। और जो श्लेष्मीय आच्छादन होता है यह कोशिका की रक्षा करने का कार्य करता है, मतलब कोशिका को सूखने से बचाएगा। और एक कॉलोनी की जितने भी जो कोशिकाएं हैं उनको पास रखने का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है? क्या एक कॉलोनी की सभी कोशिकाओं को बांधे रखने का कार्य श्लेष्मीय आच्छादन के द्वारा किया जाता है। अब जो ये श्लेष्मीय आच्छादन होता है ये कोशिका को सूखने से बचाता है, क्योंकि इसमें क्या होती है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जिसके कारण ये कोशिका को शुष्क नहीं होने देता। अब जो स्थलीय जातियां होती हैं उनमें तो जो ये श्लेष्मीय आच्छादन होता है ये कैसा होता है? मोटा होता है, मतलब बहुत मोटा होगा। जबकि जो जलीय जातियां होती है या जल में जो साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं उनमें श्लेष्मीय आच्छादन पतला होगा। तो ये बात की हमने श्लेष्मीय आच्छादन की। तो श्लेष्मीय आच्छादन क्या है? एक चिपचिपा जिलेटिनस आवरण है जो कि माइक्रोफिलामेंट्स की या सूक्ष्म तंतुकों की 3 परतों के जालिकावत रूप में व्यवस्थित होने से बनता है। और श्लेष्मीय आच्छादन कोशिका के चारों ओर पाया जाता है और कोशिकाओं की डेसिकेशन या शुष्कता से उसकी रक्षा करता है। और साथ में ही ये कॉलोनी की सभी कोशिकाओं को आपस में बांधे रखता है। स्थलीय जातियों में मोटा होगा और जलीय जातियों में यह
पतला होगा। ये बात की हमने कोशिका के चारों ओर के श्लेष्मीय आच्छादन की। इसके बाद बात करते हैं हम कोशिका भित्ति की। इसकी बात करेंगे सेल वॉल की या कोशिका भित्ति की। अब जो कोशिका भित्ति होती है साइनोबैक्टीरिया की, वह 4 परतों से मिलकर बनी हुई होती है। कितनी परतें होंगी? तो 4 परतें होंगी। और जो सबसे बाह्यतम परत होगी उसे एल्पोर कहेंगे या वॉल लेयर। और उसके बाद वॉल लेयर थर्ड, एल थर्ड, उसके बाद एल सेकंड, और सबसे जो आंतरिक कोशिका भित्ति परत होगी उसे एल फर्स्ट कहेंगे। जो सबसे बाह्यतम कोशिका भित्ति की जो परत है कौन सी है? एल फोर्थ। वह किसके कांटेक्ट में है? तो वह श्लेष्मीय आच्छादन से के निकट है। और जो सबसे आंतरिक परत है वह किसके निकट में है? यहाँ पर ये क्या है? कोशिका झिल्ली उपस्थित है, उसके समीपस्थ है या उसके निकट है। तो एल फोर्थ परत श्लेष्मीय आच्छादन के निकट होती है, और जो एल फर्स्ट जो परत होती है वह कोशिका झिल्ली के समीपस्थ या उसके निकट होती है। अब जो ये कोशिका भित्ति होती है ये किससे मिलकर बनी होती है? इसका रासायनिक संगठन कैसा होता है? इसका जो रासायनिक संगठन होता है बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति के समान ही होता है। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति काई से मिलकर बनी हुई थी? म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर बनी हुई थी। ऐसे ही साइनोबैक्टीरिया की भी कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर बनी हुई होती है। और कोशिका भित्ति कैसी होती है? मृत होती है। और कोशिका भित्ति में कुछ स्थानों पर सूक्ष्म सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। इन सूक्ष्म छिद्रों को कहा जाता है प्लाज्मोडेस्माटा, और इन प्लाज्मोडेस्माटा की सहायता से ही 2 कोशिकाओं के जीव द्रव्य का आदान प्रदान संपन्न होता है। मतलब जो जीव द्रव्य का जो कनेक्शन होता है, एक कोशिका से जीव द्रव्य दूसरी कोशिका में चला जाए, दूसरी कोशिका से कुछ आवश्यक पदार्थ वाली कोशिका में आ जाए, उनका जो आदान प्रदान में जो सहायक होंगे वो कौन होंगे? प्लाज्मोडेस्माटा होंगे। तो साइनोबैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में कुछ स्थानों पर प्लाज्मोडेस्माटा जैसी संरचनाएं भी पाई जाती हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम कोशिका झिल्ली की। किसकी? सेल मेम्ब्रेन। अब कोशिका भित्ति के पश्चात क्या पाई जाएगी? कोशिका झिल्ली पाई जाएगी। या कोशिका का जो सबसे आंतरिक जो आवरण है वह क्या है? कोशिका झिल्ली है। और कोशिका झिल्ली किनसे मिलकर बनी हुई होती है? तो यहाँ पर यूकेरियोटिक कोशिका झिल्ली के समान ही कोशिका झिल्ली पाई जाएगी, जो कि फोस्फोप्रोटीन या फोस्फोलिपिड या प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। और जो कोशिका झिल्ली होती है यह कोशिकीय आवरण की सबसे जीवित परत है, क्योंकि प्रथम जीवित परत यही है। श्लेष्मीय आच्छादन भी डेढ़ है, कोशिका भित्ति भी डेढ़ है। जो जीवित परत है वो कौन सी है? कोशिका झिल्ली है। अब जो ये कोशिका झिल्ली होती है इसमें कुछ स्थान पर कोशिकीय अंतर्वलन पाए जाते हैं। मतलब कोशिकाओं में थोड़ी बहुत अंदर की ओर ये क्या होती है? वलित होती है। और इन वलित को ऐसा कहा जाता है कि ये यूकेरियोटिक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया, उसकी गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनसे समानता प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। मतलब ये क्या है? विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं के केंद्र माने जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि गोल्जी बॉडी के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं। तो ऐसा समझा जाता है कि कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से जो संरचनाएं बनती हैं यह विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं के केंद्र हैं। तो ये हमने कोशिका के आवरणों की बात कर ली, तो श्लेष्मीय आच्छादन, उसके बाद कोशिका भित्ति और उसके बाद कोशिका झिल्ली। अब इसके बाद बात करते हैं हम कोशिका के अंदर जितना भी भरा हुआ पदार्थ है उसकी। तो कोशिका के अंदर कौन कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो पहले बात करते हैं हम प्रकाश संश्लेषी पट्टिकाएं। अब जो साइनोबैक्टीरिया की जो कोशिकाएं होती हैं उसके जीव द्रव्य के परिधीय भाग में कुछ लंबी लंबी पट्टिकाएं पाई जाती हैं। उन्हें प्रकाश संश्लेषी पट्टिकाएं या लंबी लंबी नलिका के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। जैसे ये वाली ये कौन सी संरचनाएं है? लंबी लंबी नलिकाकार संरचनाएं हैं। इन्हें प्रकाश संश्लेषी पट्टिकाएं या थाइलेकोइड कहा जाता है। थाइलेकोइड के समान ये हमें दिखाई देती हैं। और इन
पटलिकाओं की जो मोटाई होती है वो होती है लगभग 75 एंगस्ट्रॉन। इसकी जो मोटाई है वो कितनी है, 75 एंगस्ट्रॉन है। और दो पटलिकाओं के मध्य जो यहाँ पर जो ये स्पेस दिख रहा है ये लगभग 50 एंगस्ट्रॉन का होता है। और दो पटलिकाओं के बीच में क्या कुछ गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है। इन गोलाकार संरचनाओं को कहा जाता है फाइकोबिलिसोम्स। क्या कहा जाता है, फाइकोबिलिसोम्स कहा जाता है। और इन गोलाकार संरचनाओं या फाइकोबिलिसोम्स के अंदर ही विभिन्न प्रकार संश्लेषी वर्णक सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोइलेक्ट्रिन जैसे वर्णक यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में लाइट को कैप्चर करने का कार्य करते हैं और कोशिका को एक विशिष्ट रंग देने का कार्य करते हैं। और प्रकाश संश्लेषी पटलिकाओं के आंतरिक भाग में भी कुछ पिगमेंट्स भरे हुए रहते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी है। ऐसे कुछ फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट हैं वही पटलिकाओं के अंदर भी भरे हुए रहते हैं और फाइकोबिलिसोम्स में भी भरे हुए रहते हैं। ये कि हमने प्रकाश संश्लेषी पटलिकाओं की बात। इसके बाद बात करते हैं हम इसके न्यूक्लियोप्लाज्म की या केंद्रक द्रव्य की। तो कोशिका का जो केंद्रीय भाग होता है ये पारदर्शी भाग होता है और इस भाग में केवल क्रोमेटिन या डीएनए हमें दिखाई देता है। इसमें हमें स्टोन प्रोटीन एब्सेंट मिलेंगे, गुण संगठित गुणसूत्र जैसी संरचनाएं नहीं दिखाई देगी। केंद्रक या केंद्रक झिल्ली इसमें एब्सेंट होगी और केंद्रिका भी इसमें एब्सेंट होगी। यहाँ पर केवल एक पारदर्शी पदार्थ भरा हुआ होगा जिसमें एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए दिखाई देगा, जिसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म या जीनोम कहा जाता है। इसमें कुछ मात्रा में यहाँ पर द्रव भी भरा रहता है। इसके बाद बात करते हैं हम कोशिका द्रव्यीय इंक्लूजन्स, मतलब कोशिका द्रव्य में कुछ विशेष प्रकार की कणिकाएं, वैक्यूल्स जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें कोशिका द्रव्यीय इंक्लूजन्स या कोशिका द्रव्यीय अंतर्वेशन कहा जाता है। या कोशिका द्रव्य कणिकाओं की ही हम बात करें तो कोशिका द्रव्य में विभिन्न प्रकार की कणिकाएं पाई जाती है जो विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों का या कुछ अलग पदार्थों का संचयन करने का कार्य करती हैं। जैसे पहले हम बात करें अल्फा ग्रेन्यूल्स एंड बीटा ग्रेन्यूल्स की, तो जो अल्फा ग्रेन्यूल्स होते हैं ये साइनोफाइसियन स्टार्च कणिकाएं होती हैं जो कि स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट पदार्थ का संचय करने का कार्य करती हैं। कौन सी कणिकाएं, अल्फा ग्रेन्यूल्स और साइनोफाइसियन स्टार्च कणिकाएं। ये कहाँ पर होगी, लगभग ये परिधीय भाग में होगी। कोशिका का जो क्रोमोप्लाज्म होता है, इस कोशिका के जीव द्रव्य को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो केंद्र वाला सेंट्रोप्लाज्म और परिधि वाला क्रोमोप्लाज्म। क्रोमोप्लाज्म में प्रकाश संश्लेषी पट्टिकाएं और कुछ मात्रा में कणिकाएं दिखाई देगी और केंद्र में केवल हमें सेंट्रोप्लाज्म में थोड़ा बहुत मात्रा में डीएनए और थोड़ा बहुत मात्रा में कणिकाएं या वैक्यूल्स भी दिखाई दे सकती है। तो कोशिका के जो परिधीय भाग होता है वहां पर अल्फा ग्रेन्यूल्स जैसी संरचनाएं या अल्फा ग्रेन्यूल्स कणिकाएं पाई जाती है जिन्हें साइनोफाइसियन स्टार्च कणिकाएं भी कहा जाता है और ये स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण करने का कार्य करती है। उसी प्रकार अगर बीटा कणिकाओं की बात करें या बीटा ग्रेन्यूल्स की बात करें तो ये भी कोशिका के परिधीय भाग में पाई जाती है और यह वसीय पदार्थों का या इन्हें वसा कणिकाएं भी कहा जाता है, वसीय पदार्थों का संग्रहण करने का कार्य करती हैं। उसके बाद हम दूसरे प्रकार की कणिकाओं की बात करें तो एक कणिकाएं और होती है, इन्हें कार्बोक्सिसोम या पॉलीहेड्रल बॉडीज कहा जाता है, मतलब बहुतलीय पिंड। क्या कहा जाता है, बहुतलीय पिंड या इन्हें बहुफलकीय पिंड भी कहा जाता है। या तो कार्बोक्सिसोम बोलो या पॉलीहेड्रल बॉडीज बोलो या बहुतलीय पिंड बोलो या फलकीय पिंड बोलो, सारे नाम एक ही है। तो ये भी कोशिका के परिधीय भाग में पाए जाते हैं और इन बहुतलीय पिंडों में किसका संचरण होता है या किसका संग्रहण होता है, तो इनमें होता है राइबोलोज, बिस, फॉस्फेट
कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज नामक एंजाइम का। किसका? राइबोलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज नामक एंजाइम का या रुबिस्को एंजाइम का संचयन किसके, कौन सी कणिकाओं के या कौन सी बॉडीज के अंदर होगा? तो पॉलीहेड्रल बॉडी या बहुतलीय पिंड के अंदर होगा। राइबोलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज जो एक प्रकार का एंजाइम होता है जो कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसकी डार्क रिएक्शन में काम आता है। तो उसका संचयन कार्बोक्सिसोम या पॉलीहेड्रल बॉडीज के अंदर होगा और कुछ आरएनए का संचयन भी इसी के अंदर होता है। उसके बाद हम बात करें, कोशिका में कुछ गैस वैक्यूल्स भी दिखाई देती है जिनके चारों ओर टोनोप्लास्ट जैसी झिल्ली नहीं होती और जो ये गैस वैक्यूल्स होती हैं यह कोशिका को बाउंसी या उत्प्लावकता प्रदान करने का कार्य करती हैं, क्योंकि गैस वैक्यूल्स में क्या होता है, उपापचयी गैसें भरी हुई रहती हैं, क्योंकि जितने भी जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी उनके फलस्वरूप जो गैसें रिलीज होती हैं वह इन गैस वैक्यूल्स में भरी हुई रहती है, जो कि कोशिका को उत्प्लावकता या बाउंसी प्रदान करने का कार्य करती हैं। उसी प्रकार इनमें और कणों की बात करो तो एक प्रकार का कण और पाया जाता है जिसे संरचित कण कहा जाता है और ये काफी बड़े आकार का कण होता है और संरचित कण के अंदर नाइट्रोजन संग्रहित रहती है। क्या संग्रहित रहती है? नाइट्रोजन संग्रहित रहती है। कौन से कण के अंदर? संरचित कण के अंदर या स्ट्रक्चर्ड ग्रेन्यूल्स के अंदर नाइट्रोजन संग्रहित रहती है और ये काफी बड़े साइज के कण या कणिकाएं होती हैं। उसके बाद हम बात करें, कुछ मात्रा में इसके कोशिका द्रव्य में पॉलीफॉस्फेट कण भी पाए जाते हैं। कौन से कण? पॉलीफॉस्फेट कण। अब जो पॉलीफॉस्फेट कण होते हैं इनका कार्य क्या है? तो ये कुछ मात्रा में फॉस्फेट का संग्रहण करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार हमने इसके जीव द्रव्य में जितने भी प्रकार की कणिकाएं या जितने भी प्रकार की बॉडीज पाई जाती है या पिंड पाए जाते हैं उनकी बात की। तो ये थी साइनोबैक्टीरिया कोशिका की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक संरचना, जिसके अंदर हमने विभिन्न इसके आवरणों पर बात की, जैसे तलेस्मीय सेल वॉल और कोशिका झिल्ली। उसके बाद इसके सेंट्रोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म की हमने बात की और इसके जीव द्रव्य में जो प्रकाश संश्लेषी पट्टिकाएं पाई जा रही थी उनकी बात की, फाइकोबिलिसोम्स की बात की और साथ में इसके अंदर जितने भी जो कणिकाएं थी और उनके अंदर जो भी जितने भी पदार्थों का संचयन होता है उनकी हमने बात की। इसके कोशिका द्रव्य में एक और प्रकार की कणिकाएं पाई जाती है जिन्हें साइनोपाइसियन प्रोटीन कणिकाएं कहा जाता है या साइनोपाइसियन कण कहा जाता है, जिनमें प्रोटीन का संचयन किया जाता है। इस प्रकार हमारी ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक संरचना साइनोबैक्टीरिया की कंप्लीट हो जाती है। अब इसके हमें दो मेंबर स्टडी करने हैं, जो साइनोबैक्टीरिया या जो साइनोपाइसी जो क्लास है इसके हम दो मेंबरों को स्टडी करेंगे। एक तो नोस्टॉक है और एक ओसिलेटोरिया है। उनके थैलस की संरचना, उनमें जो जनन है उनको हम डिस्कस करेंगे और साथ ही हेटेरोसिस्ट कोशिका की जो संरचना है उसको भी हम देखेंगे। तो आज इस क्लास को यहीं पर हम विराम देते हैं। नोस्टॉक और ओसिलेटोरिया की बात हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत करेंगे। धन्यवाद।